हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा स्पर्श है ना, भाग 1 उसका हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, है ना। तो इसे लिखा है बचन त्रिपाल ने। बचन त्रिपाल अपनी इस कहानी को आगे बताती हैं, मतलब अपने ही बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया है ना। तो आगे के हम पेज नंबर 21 पर थे, जिस समय बचंती पाल वहाँ से उन्होंने चढ़ाई शुरू करी थी। और वह चढ़ाई शुरू करने के बाद उन्हें क्या क्या वहाँ पे अंगदौर जी के बिना, मतलब जो अंगदौर जी उनके साथ में था, वो बिना ऑक्सीजन के साथ में चढ़ रहा था उनके। वे जब चढ़ रही थी तो उनके साथ में जो अंगदौर जी था चढ़ रहा था, वो बिना ऑक्सीजन के साथ में चढ़ रहा था। और वो क्योंकि चढ़ाई करने वाला था बिना ऑक्सीजन के, इसलिए वो धीरे 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 चल रहा था, है ना। तो वो उस समय की बात बता रही है। तो सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। जिस समय हम 6:20 पर निकले तो उस समय दिन निकल कर आ गया था। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी, क्योंकि अब बर्फ पे चल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ठंड तो लगना ही लगना है। उस समय ठंड भी उनको बहुत लग रही थी जिस समय चढ़ते थे। जबकि आप सोचिए, जब हम चढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक गर्मी हमारे शरीर में आ जाती है, लेकिन चढ़ते चढ़ते उस समय वो एवरेस्ट पे चल रहे थे तो वो तो बर्फीला पहाड़ था। और जब चढ़ रहे थे तो स्वाभाविक है कि जिस समय हवा चल रही थी तो वो ठंडी ही हवा थी, लेकिन वो चढ़ रहे थे तो भी उन्हें ठंड लग रही थी, है ना। तो भी वे बताती हैं कि ठंड लग रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपसर्ग के सर्ग में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई ही की। हमने बगैर रस्सी हमने रस्सी नहीं पकड़ी, हमने रस्सी से चढ़ना नहीं, हमने रस्सी से नहीं चढ़े। हम कैसे चढ़े? उनको पकड़ पकड़ के, पर्वत को पकड़ पकड़ कर हम आगे की ओर बढ़ते रहे। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जैसे जैसे वो चढ़ते गए मैं उनके पीछे पीछे चढ़ती गई, तो मुझे भी कोई उसमें परेशानी नहीं हुई। अब जिस समय परेशानी नहीं हुई तो हमने देखा कि चढ़ तो रहे हैं, लेकिन साथ में हवा भी इतनी मतलब चल रही है, उससे भी हमें ठंड महसूस हो रही है। अब जब ठंड में सोचिए उस बर्फ को पकड़ कर चढ़ना, तो एक ठंड में जब चढ़ रहा व्यक्ति और उस समय उसे ठंडी भी लग रही हो तो वो सीन क्या होगा, है ना। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके उनके पीछे, अंगदौर जी के पीछे पीछे वो भी चढ़ती गई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी कि मानो शीशे की चादरें बिछी हो। जब वो चढ़ रही थी तो वो ढलान थी, जिस समय वो जिस चट्टान पे वो चढ़ रही थी तो वो ढलान जैसी थी। तो उस समय और भुरभुरी सी थी, जैसे भुरभुरा होता है ना, भूरा जैसा होता है। तो उसको अब कैसे करें, जब चढ़ना भी है लेकिन चढ़ भी रहे थे तो वो ऐसा प्रतीत हो रही थी, ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कि कोई शीशे की चादर बिछी हुई हो, है ना। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा, और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। यानी उस एवरेस्ट पर जितनी बर्फ जमी थी उसको ऐसा लग रहा था इतनी ताकत से मैं वो उस फावड़े को चला रही थी कि बस वो हमें वो जो धरती, मतलब जो पर्वत है, वो दिखाई दे। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। जब हम शिखर कैंप पर पहुंच गए तो अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मुझसे पूछा उन्होंने, अंगदौर जी ने, क्या तुम थक गई हो? तो मैंने कहा, फिर मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उनको थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ कि मैंने बोला मैं नहीं थकी, तो उन्हें आश्चर्य भी हुआ और एक प्रकार से वे आनंदित भी हुए, मतलब वे उन्हें आनंद भी हुआ कि इस लड़की में मतलब जो बोल रही है कि मैं थकी भी नहीं हूँ और मैं अच्छे से आ गई हूँ। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने पर 4 घंटे लगाए थे, और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच पाएंगे। यदि हम इसी तरह से सुबह के 6 बजे से निकले हुए, हमने सोचा हम जल्दी से जल्दी
यदि करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं, और हम पहुंचे इस कैंप में पहुंच भी गए हैं। लेकिन यदि हम और भी देर लगाते, धीरे धीरे चलते, तो हम इस तरह हमें दोपहर का 1 बज गया होता। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे। जिस समय वो लाटू हमारे पीछे आ रहा था, उस समय हम क्या कर रहे थे, जो हमारा दक्षिणी शिखर जो बोलते हैं वहाँ पे ऐसे शिखर के बनाए हुए होंगे, दक्षिण पश्चिम जो रूप से नाम दिए होंगे, तो जहाँ दक्षिण शिखर था उसके नीचे ये आराम कर रहे थे। वह हमारे पास पहुंच गया। कौन? लाटू। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। हमने थोड़ी, थर्मस में सब लोग अपनी चाय लेते थे, जूस ले लेते थे, तो ये सब चीज़ें वो उनके अपने पास में रखते थे चढ़ाई के वक्त। तो जिस समय उनको लग रहा था, उस समय में चढ़ाई के समय उन्होंने वहाँ पे दक्षिणी उसके नीचे उन्होंने दक्षिणी शिखर के नीचे उन्होंने आराम किया, और वहाँ पे उन्होंने थोड़ी थोड़ी चाय भी पी, और वहाँ से फिर उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। लाटू जो था उसने एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंकदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तो वो बीच में था, हम चढ़ रहे थे, जब चढ़ते चढ़ते वो बीच में था। कौन? लाटू। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। उसने जो रस्सी पकड़ी थी वे हमारे संतुलन के लिए पकड़ी थी, मतलब हम इधर उधर हमारा संतुलन बिगड़ न जाए, इसलिए उसने उस रस्सी को पकड़ के रखा था। इसलिए अंकदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने अपनी रस्सी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मैं 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। जैसे ही उसने ऑक्सीजन को बढ़ाया, तो मेरी भी जो चढ़ाई थी अब मुझे आसान लग रही थी, है ना। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी, और उस ऊंचाई पर तेज हवा की झोंके भूरे भूरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। तो जो बर्फ के कण थे, जो भूरे भूरे से थे, उसे हवा क्या कर रही थी? चारों तरफ उसे उड़ा रही थी। तो उस ऊंचाई पर तेज हवा झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी कि अब हम देख नहीं पा रहे थे। वहां पे ऐसा लग रहा सब सारा चीज शून्य हो गई है। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। ढलान क्या है? एकदम सीधा नीचे चला गया, वहां पे कोई चढ़ाई है ही नहीं। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मैं डर गई थी कि अब ऊपर की तरफ तो देख रहे हैं, हमें शून्य सा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम चढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन वहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? ढलान से दिखाई दे रही है। मेरी सांसें मानो वहीं रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है। मैंने सोचा कि अब सफलता तो पास नहीं है, मुझे वहां से ढलान दिखाई दे रही है, मतलब हम एवरेस्ट की चोटी पर आ गए हैं, लेकिन मेरी जो सांसें थी वो क्या हो रही थी? रुक रही थी मानो। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। अब वो चढ़ रही थी। उन्होंने जो बताया, मेरी सांसें जो फूट रही थी, रुक रही थी, वो ये डर था कि अब हमें कितना चढ़ना है, लेकिन शून्य सा दिखाई देने लगा कि हम चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे, पता नहीं क्या है वहाँ पे और हमें चढ़ना है कि ढलान है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने बताया कि 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। मैं जो थी वो प्रथम भारतीय महिला थी, जिसपे मैं भारतीय मतलब महिला पहली कहलाई जो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। अब एवरेस्ट शंकु मतलब वो जो बना हुआ त्रिकोण था, उसके ऊपर ऐसा भी नहीं था कि 2 व्यक्ति वहां पर साथ में खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा था। प्रश्न हमारे सामने क्या था? सुरक्षा का था
कि अब हम वहाँ पे चढ़ तो गए हैं, लेकिन वहाँ से हम वहाँ पे दो व्यक्ति भी साथ में खड़े नहीं रह सकते। तो अब बात आ गई सुरक्षा की। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई की। वहाँ पे हमने पहले क्या किया, उस बर्फ के फावड़े से पहले उस बर्फ की मतलब फावड़े से उसकी खुदाई कर दी। और उसकी खुदाई के बाद हमने देखा कि क्या देखा कि हम जब उसको खुरेद रहे थे, फावड़े को बर्फ की खुदाई कर रहे थे, तो अपने आप को एक सुरक्षित रूप में स्थिर हमने वहाँ पे अपने आप को किया। क्यों किया? क्योंकि वो हम तो उस शंकु में हम खड़े ही नहीं पा रहे थे, मतलब वो त्रिकोण ऐसा था, बना हुआ था कि जिसके ऊपर हम खड़े नहीं हो पा रहे थे। अब हम खड़े हमें होना है, तो हमने क्या किया, वहाँ की फावड़े से, बर्फ के फावड़े से हमने खुदाई कर दी, ताकि वहाँ पे हम जगह बना पाए और हम लोग खड़े हो पाए, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए था। वहाँ हम खड़े नहीं हो पाते, वहाँ पे चढ़े जाते तो हम एक व्यक्ति या दो व्यक्ति वहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो फिर इसलिए हमने वहाँ पे उसको बर्फ की फावड़े से वहाँ पे जगह बनाई और हमने अपने आप को सुरक्षित रूप में स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज पर चुंबन किया। सागर माथे मतलब वो जो ऊपर हम चढ़ गए, और उसको लेकर मैंने अपने उससे चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। देखिए, हम भारतीय जितने भी है, लेकिन ईश्वर पे हमें बहुत विश्वास है ना। जब तक वो साथ नहीं है, हम ये आज भी हम यही जानते हैं कि जब तक वो हमारे साथ नहीं है, हमारा कोई काम पूर्ण हो नहीं सकता। ईश्वर हमारा साक्षी है ना। देखिए, इतना उन्होंने एवरेस्ट चढ़ा, बचेंद्री पाल इतनी चढ़ी, लेकिन किसकी इस पे कि ईश्वर की आस्था उनको थी ना, एक विश्वास था। और उन्होंने तुरंत वहाँ जाकर अपने दुर्गा माता का फोटो निकाला और दुर्गा हनुमान चालीसा निकाली, है ना। अब हनुमान चालीसा निकाला, मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। मैंने वहीं पे क्या किया, इनकी पूजा अर्चना की और वहीं पे मैंने उस बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। उस समय मैं इतनी खुश थी कि मुझे अपने माता पिता याद आने लगी। देखिए, किसी भी समय हम कहीं भी पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले हमारे ईश्वर तो माता पिता ही हैं, क्योंकि उन्होंने हमें वो सब चीज़ करने के लिए, वो हमें भले ही हमारे माता पिता के पास वो नहीं था, वो जो कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भले ही हमारे माता पिता उतने हमें प्रोत्साहित नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें एक सहारा दिया कि नहीं, तुम कर सकते हो, जा सकते हो। तो मैंने उस समय, बचेंद्री पाल कहते हैं कि मैंने उस समय अपने माता पिता, वो आनंद में मैंने अपने माता पिता को, खुशी में हम याद करते ही हैं ना, वो अपने माता पिता को मैंने याद किया। और जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदौर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। मैंने सबसे पहले फिर भगवान की पूजा की, अपने माता पिता को याद किया, और उसके बाद जो मेरे अंगदौर्जी थे, जो मेरे साथ में थे, मैंने आदर भाव से उनको भी झुक कर नमन किया। अंगदौर्जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। जो अंगदौर्जी वो हैं जिन्होंने मुझे एवरेस्ट चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, और मेरे लक्ष्य को उन्होंने बताया कि तुम कर सकती हो, है ना। तो उन्होंने मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुंचा भी दिया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ी थी, लेकिन मैंने अपनी चढ़ाई पर उन्हें बहुत सारी बधाई दी, है ना। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा, मुझे दीदी करके संबोधन किया और मुझे कहा कि तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मैं बहुत तुमसे खुश हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। जब वो वे पहुँचे, उन्होंने फटाफट हमारी, क्योंकि मैं पहली महिला थी जो मैं वहाँ पर एवरेस्ट के शिखर पर, चोटी पर पहुँची थी, है ना, पहली महिला थी। तो वो जो सोनम पुलजर थे, वे आए, वो भी पहुँचे और उन्होंने फटाफट मेरी फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। जिस समय वो वॉकी टॉकी से अपना मैसेज बेस कैंप तक पहुंचाते थे, तो वे वहाँ से उन्होंने ये सूचना दी कि हम चारों लोग जो हैं वो हम यहाँ एवरेस्ट पर पहुँच गए हैं। उन्होंने हमारी सूचना वहाँ पे दे दी थी पहुँचने की।
तब तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल फुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने बचेंद्री से कहा कि मैं तुम्हारी इस उपलब्धि पर, इस सफलता पर मैं तुम्हारे माता पिता को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार के एकदम भिन्न होगा। तुम ये सफलता के बाद, ये तुम्हारी जो सफलता है, ये जो तुम्हारे लिए उपलब्धि है, इस उपलब्धि के बाद में तुम ऐसे संसार में जाओगी कि लोग तुम्हें एकदम वहाँ पे भिन्न देखेंगे, एकदम अलग देखेंगे, क्योंकि तुमने वो नाम किया, वो तुमने काम किया जो महिला, अब ये पहली महिला थी जो उस समय एवरेस्ट पर चढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि बचेंद्री पाल ने अपने जीवन का ये जो पहली शिखर यात्रा बताई, और अपनी शिखर यात्रा उन्होंने बताई है एवरेस्ट की। और यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने अपने हिम्मत के साथ कैसे अपनी हिम्मत को जुटाया, अपने साहस को जुटाया, और अपने साहस के साथ वो आगे बढ़ती रही। हालांकि थोड़ा लेडीज थी, थोड़ा सा मन बीच में बताती है कि बीच में हमारा मन एकदम ये हो जाता है, क्योंकि सबकी जो भी बर्फ की चट्टानें गिरती थी, तो जो शेरपा थे, शेरपा लोगों की काफ़ी शेरपा लोग उसमें मृत्यु हुई, काफ़ी शेरपा लोगों की। तो ये सब सुनकर एक मन उद्विग्न सा हो चुका था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं जिस लक्ष्य को पाने के लिए आई हूँ वो मुझे तो पूरा करना है, चाहे जिस भी तरीके से करूँ। बीच में उनको देखो, उनको बीच में क्या हुआ था, उनके ऊपर भी एक बर्फ पिंड गिर चुका था, जिसमें वो इतनी दब गई थी कि उनकी जीने की आशा ही नहीं थी, है ना, उनकी सांसें तक नहीं चल रही थी। लेकिन जो उनके साथी थे, उन्होंने उस फावड़े से, लोमसांग जो थे, उन्होंने फावड़े से उनको कुरेदा और उनको जैसी तैसी उनकी जान बचाई, और आज वे अपने लक्ष्य तक पहुंची। जो भी अपना लक्ष्य पा लेता है वहाँ पे तो पहुंचकर सबको खुशी होती ही है। तो बचेंद्री पाल भी उसमें से एक हैं जो आज अपनी सफलता को वे बड़े इससे बताती हैं, और उन्होंने इस पाठ को इसीलिए लिखा भी है कि मेरी जो सफलता है वो एक शिखर पर चढ़ने की, एक एवरेस्ट पर चढ़ने की, जो मेरा लक्ष्य था वो आज मैंने पूरा किया। तो इस पाठ को भी हमने देखा। यहाँ पे ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स भी भेजूंगी, और आपको शब्दार्थ भी इसके साथ में लिखने होंगे, और आप इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड लेसन भी कंप्लीट हुआ, जो था मेरी शिखर यात्रा, है ना, जो लिखा था बचेंद्री पाल ने। ओके, थैंक यू।